Welcome students. The topic of our lecture is loose smut of wheat. गेहूं का अनावृत कंड रोग. लूज स्मट ऑफ व्हीट, अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विश्वव्यापी रोग है और यह एक जो है बहुत ही डेस्ट्रक्टिव डिजीज़ उन इलाकों में है जहाँ पर ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट है और यह डिजीज़ जो है मुख्यतः इन्फेक्टेड प्लांट जो है उसके हेड यानी बाली में जो होता है और उस पूरी बाली को जो है ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और इस रोग को यूपी, पंजाब, वहाँ पर इसको कंडवा रोग या कजियारी करंजवा रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम इसके सबसे पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं, इस रोग के लक्षण देखते हैं। इस रोग के लक्षण उस वक्त दिखाई देते हैं जब बाली जो है बाहर की ओर आती है और उस वक्त क्या होता है कि इसमें पूरी पूरी बाली जो है पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें कुछ भी दाने जो है नहीं बनते हैं। दानों की जगह काला चूर्ण हमें नज़र आता है। हम देखते हैं, disease is very destructive in the sense that every head of the attacked plant is converted into black powdery mass. Black powdery mass of spores and no grains are formed. ये इन्फेक्टेड प्लांट है हमारे सामने, इन्फेक्टेड ईयर बाली। ये देखिए यहाँ पर स्पाइकलेट्स में जो है काला चूर्ण मास दिखाई दे रहा है और पूरी पूरी जो है बाली ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाती है, स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये स्पोर यहाँ से उड़ने के बाद हमें इस तरह से एक बेयर रैकेस दिखाई देता है कि यहाँ से अब स्पोर रिलीज हो गए और अब ये बिल्कुल ग्लूम्स और ये स्पाइक जो हमें दिखाई देता है। और अगर हम ग्लूम्स को देखें तो इस ग्लूम्स में बीच में हमें स्मट शोराई इस तरह से ये नज़र आ रहे हैं। स्पोर जो ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ये स्मट शोराई के रूप में हमें इस तरह से ये स्पॉट नज़र आते हैं। और ये स्पोर इस तरह से एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम, डबल लेयर्ड थिक वॉल, आउटर मेम्ब्रेन एक्सोस्पोरियम एंड इनर मेम्ब्रेन एंडोस्पोरियम, ये टेलिटोस्पोर्स और स्मटस्पोर्स। इसके सिम्टम्स की बात कर रहे थे हम। द डिजीज़ इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द फील्ड ओनली व्हेन द प्लांट प्रोड्यूस्ड ईयर्स। सबसे पहली बात यह है कि हम इस डिजीज़ को, इस रोग को तभी हम देख पाते हैं जब बाली बाहर निकलती है, पौधे से बाली जो है बाहर निकलती है। जब बाली बनने का समय आता है उसी वक्त जो है हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यूजुअली द ईयर इमर्जेंट फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट्स अर्लियर देन द हेल्दी वंस। स्वस्थ पौधे की तुलना में जो रोगग्रस्त पौधे की बाली जो है वो पहले बाहर की ओर इमर्ज होती है, निकलती है। And in infected plants usually all the ears and all the spikelets and kernels of each ears are smatted. अर्थात कि जो रोगग्रस्त पौधा है उस पौधे में जितनी भी बालियां हैं, समस्त बालियां, और हर बाली में हर दाना जो है वो जैसे रोगग्रस्त हो जाता है। In infected ear, each spikelet is entirely transformed into smut mass consisting of olive green smatospore or teletospores. Spikelet convert into smatospore, and smatospore first covered by a delicate grayish membrane which soon burst and set the spore free. इसका अर्थ ये हुआ कि जो कंड युक्त बालियां हैं, जो स्मटेड ईयर है उसमें स्पाइकलेट, चूँकि स्मटेड स्पोर के काले चूर्ण जिसमें भरे रहते हैं, और यंग स्पाइकलेट्स जो होते हैं उसमें स्पोर तो प्रारंभ में एक पतली सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा ढकी रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो स्पाइकलेट की जो लीफ सीथ से बाहर आते हैं उससे पहले ही फट जाती है। स्पाइकलेट के लीफ सीथ से बाहर आने से पहले ही ये जो सिल्वरी मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है और इसमें जो सामान्य स्पाइकलेट जो होता है, एक नॉर्मल स्पाइकलेट होता है, उसके स्थान पर जो है एक डार्क ऑलिव ब्राउन चूर्ण हमें नज़र आता है। और इसमें जो ऑन के सिरे होते हैं, जो शिंकूर होते हैं, उसके सिरों को छोड़कर बाकी समस्त पुष्प भाग और ग्लूम्स स्पोर में बदल जाते हैं।
और इन स्मट स्पोर के समूह जो है सोराई में नज़र आते हैं, मतलब ग्रुप में नज़र आते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं सोराई। और यही सोराई जो है शुष्क मौसम में हवा के तेज झोंकों के द्वारा यानी ब्लोन हो जाते हैं, एयर विंड एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ से फ्री हो जाते हैं। रिलीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड ब्लोन ऑफ बाय विंड एंड देयर इज लेफ्ट ऑफ नेकेड रैकिस। और जब उस स्पाइकलेट्स पर सारे जो सोराई हैं, उस सोराई के सारे स्पोर वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो हमें केवल जो है केवल रैकिस नज़र आएगा, बेयर रैकिस, एक नेकेड रैकिस नज़र आएगा। वहाँ हमें कुछ भी ग्रेन्स और इस तरह स्पोर बाद में नज़र नहीं आते हैं। नेकेड स्टॉक्स बचा रहता है केवल। और सामान्य रूप से रोगी पौधे की सभी बालियाँ जो है स्मेटेड होती है, परंतु देर से जो अगर कोई बाली निकलती है तो उसमें से हो सकता है वो कुछ संक्रमण से बच जाए। और इस रोग का प्रभाव, खास बात यह है कि इस रोग का प्रभाव पौधे की वृद्धि और उसकी आकृति पर किसी भी रूप में नहीं पड़ता है। और इसमें जो है रोगी पौधे में स्वस्थ पौधे की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रियाएं पौधे की वृद्धि के प्रारंभिक दिनों में बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पोर रिलीज हुए हैं, वो स्पोर रिलीज यहाँ से जो फ्री होने के बाद वहाँ से कि हवा के द्वारा वहाँ से उड़ गए और वहाँ से फिर जो है ये स्वस्थ पौधे में जो है खेत में, जो फील्ड में जो हेल्दी प्लांट्स हैं उस पर गिर करके और उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें मोटे तौर पर अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें तो पूरी तरह से बाली प्रभावित होती है, बाकी भाग जो है अप्रभावित रहते हैं। और जो बाली में दानों के स्थान पर काला चूर्ण भर जाता है, और ये जो चूर्ण होता है वो स्मट स्पोर होता है। और स्मट स्पोर एक पतली झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, और जैसे ही बाली स्पाइकलेट्स के लीफ सीट से बाहर आती है उससे पहले ये जो है मेम्ब्रेन फट जाती है और स्पोर जो है डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ से उड़ करके और ये फिर जो है स्वस्थ पौधे पर गिरते हैं। तो ये जो है अनावृत कंड, गेहूं का जो अनावृत कंड है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, उसके सिम्टम्स हुए। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके पैथोजन का नाम देखते हैं। इसका पैथोजन है अस्टिलोगोन्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज क्लास, ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स, अस्टिलेजिनेसी फैमिली, जीनस अस्टिलागो, स्पीसीज न्यूडा एंड वैरायटी ट्रिटिसाई। सबसे पहली बात, फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में कहते हैं इसको विकल्पी परजीवी। ये जो है पैरासाइट नेचर में रहते हैं विकल्प के तौर पर, और ये सेप्रोफिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। ब्रॉड रेंज होती है इसकी, और फैकल्टेटिव पैरासाइट नेचर शो करते हैं। हाइफल सेल माइसीलियम हम देखते हैं, एस्टिलागो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, और इसमें माइसीलियम जो है वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड बाइन्यूक्लिएट, सुविकसित, शाखित और पटयुक्त और द्विकेंद्रकीय, इस तरह का इसके अंदर कवक जाल पाया जाता है। और ये जो हाइफल सेल है आगे चल करके और इस तरह से स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। स्मट स्पोर ऑलिव ब्राउन, स्फेरिकल और ओवल, 5 to 9 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। स्मट स्पोर इसके अंदर जो होते हैं हमने देखे थे कि स्मट स्पोर, एक्सोस्पोरियम, स्पाइनी एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम, बाइन्यूक्लिएट। ये स्मट स्पोर जो है कैसे होते हैं? ऑलिव ब्राउन, स्फेरिकल, ओवल और 5 to 9 in diameter. Smut spore blown away by wind after the membrane of spore mass ruptured in the field and fall on the feathery stigma of healthy flowers. कि यहाँ से जो है हवा के द्वारा उड़ करके और स्वस्थ जो पुष्प है उसके
वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं, और वहाँ से फिर क्या होता है कि ये प्रोमाइसिलियम रिलीज़ करते हैं, और इसके अंदर जो प्रोमाइसिलियम रिलीज होता है और जो बेसिडियम बनती है वो फ्रैग्मोबेसिडियम बनती है। फ्रैग्मोबेसिडियम बनेगी कि ये स्पोर यहाँ से रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद जो प्रोमाइसिलियम बनेगी वो जो है इस तरह होगी, सेप्टेट बेसिडिया होगी, और इस सेप्टेट बेसिडिया हम कहते हैं फ्रैग्मोबेसिडियम। तो ये स्मट स्पोर प्रोमाइसिलियम, इसको फ्रैग्मोबेसिडियम कहते हैं, वो बनाता है। उसके बाद इसमें जो है डाइकैरियोफेज स्टेज एस्टेब्लिश होती है और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है। यही डाइकैरियोटिक माइसिलियम आगे जो है स्टाइल और ओवरी को इन्फेक्ट करता है, और ओवरी में फिर जो है आगे इंटेग्यूमेंट के थ्रू ये ओव्यूल को पेनिट्रेट करता है। जो डाइकैरियोटिक जो हाइफी है वो हाइफी स्टाइल, उसके बाद ओवरी के बाद जो है इंटेग्यूमेंट के थ्रू ओव्यूल्स में एंटर होता है, और वहाँ से फिर जो है ये एंडोस्पर्म और जो एंडोस्पर्म और न्यूसिलस के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में जो है ये एस्टेब्लिश होता है, और फाइनली जो है ये वहाँ पर स्कूटेलम तक पहुँचता है और वहाँ पर एम्ब्रियो को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह से जो है ये पूरे फ्लोरल पार्ट को, फ्लोर के जो है पूरे पार्ट को जो है इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद वहाँ पर एम्ब्रियो में जाने के बाद में जैसे ही ग्रेन मैच्योर होता है, और वहाँ पर क्या करता है कि उस दाने के अंदर, उस ग्रेन के अंदर डोरमेंट स्टेज में ये बना रहता है, डोरमेंट माइसिलियम के रूप में अपने आप को सर्वाइव बनाए रखता है। ये ग्रेन है, सीड ग्रेन, गेहूं का दाना, और इस गेहूं के दाने के अंदर ये डोरमेंट माइसिलियम हमें नज़र आ रहा है, और इसी रूप में जो है ये फिर गेहूं की फसल में डेब्रिस में पड़ा रहेगा, और आगे चल करके फिर जो है प्राइमरी इनोक्यूलम के रूप में ये काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र में सबसे पहले देखते हैं सीड बोर्न है, सॉइल बोर्न है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़। हमने देखा था कि व्हीट ग्रेन जो है गेहूं का दाना है उसके अंदर जो है ये डोरमेंट माइसिलियम के रूप में रहता है, तो ये इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है, इंटरनली सीड बोर्न। प्राइमरी इन्फेक्शन हम जानते हैं कि जो सीड ग्रेन के अंदर डोरमेंट माइसिलियम है उस माइसिलियम के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन जो है होता है, occurs through dormant mycelium of the pathogens which established in the cotyledons or scutellum of the infected kernels। संक्रमित बाली जो है उसके कॉटिलिडॉन्स के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड जो माइसिलियम है, डोरमेंट माइसिलियम, उसके द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है कि जब गेहूं का पौधा जो है वो बीज बोया जाता है तो उस बीज के साथ साथ में ये भी ग्रो करता है। When these infected grains are shown, the mycelium resumes its activity and grows with the seedling। जैसे ही इन्फेक्टेड सीड को बोया जाएगा तो माइसिलियम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो है उस सीडलिंग के साथ साथ में ग्रो करेगा, उस बीजांकुर के साथ साथ में ग्रो करेगा। इट ग्रोज इंटरसेलुलरली थ्रू टिश्यूज ऑफ एम्ब्रियो एंड यंग सीडलिंग अंटिल इट रीचेज द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। जब तक ग्रोइंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता तब तक ये वहाँ पर ग्रो करता रहता है, वहाँ पर ये बढ़ता रहता है, और वहाँ से फिर जो है ये कवकजाल शाखित होकर के पौधे के तने, पर्णछद, पत्रदल इत्यादि में जो है सिस्टेमिक रूप से फैल जाता है, और तना और पत्ती में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहाँ से जैसे ही पौधे में बाली बनती है, बाली बनने का समय आता है, तब यहाँ से पुष्प भागों में कवकजाल के कवक तंतु का संग्रह अधिक मात्रा में हो जाता है, और पुष्प भाग इसके द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। भी सीडलिंग के साथ में ग्रो करता है, ग्रो करते करते जो है यहाँ वहाँ पर लीफ, स्टेम और वहाँ के थ्रू आगे बढ़ता हुआ फ्लोरल पार्ट तक पहुँचता है, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ग्रो करता है, अपना मास बना लेता है माइसिलियम का, और वहाँ पर इस माइसिलियम मास जो है फ्लोरल पार्ट में कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो टुकड़े जो है टीलियोस्पोर या स्मट स्पोर कहलाते हैं, टीलियोस्पोर और स्मट स्पोर। When plants form ears, mycelium invades all the young spikelets and destroy most tissues of the spike
एक्सेप्ट रैकिस के अलावा सारे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड द इन्फेक्टेड हेड्स बिकम लॉन्गर देन हेल्दी वंस. माइसिलियम सून ट्रांसफॉर्म्ड into smut spore or teliospore which are contained by delicate outer membrane of host tissues. तो इस तरह से जो है ये पूरे होस्ट टिश्यूज़ ओव्यूल और उसमें जो है ये उसको नष्ट करके और काले चूर्ण के रूप में भर जाता है, स्मट सोराई के रूप में भर जाता है. तो ये इस तरह से प्राइमरी इन्फेक्शन डोरमेंट माइसिलियम जो सीड के अंदर है उसके द्वारा होता है. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो द्वितीयक संक्रमण होता है, द्वितीयक प्रसार होता है रोग का, वो किसके द्वारा होता है. सेकेंडरी स्प्रेड अकर्स थ्रू ईयरबोर्न टीलियोस्पोर. जो टीलियोस्पोर बनेंगे हेड के ऊपर, ईयर्स के ऊपर, उसके द्वारा इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है. एंड रिलीज्ड स्मट स्पोर germinate itself on the stigma of healthy flowers and brings airborne embryo infection. वापस यहाँ से उड़ करके कि जो स्मट स्पोर है इनमें जो सामान्य दानों के स्थान पर जो स्मट स्पोर बने, वो स्पोर जो है वायु के झोंकों द्वारा या वर्षा की फुहार द्वारा यहाँ से उड़ जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है इनका, और स्वस्थ फूलों के जो वृत्तिकाग्र उन पर गिर करके अंकुरण करते हैं और जो है रोग का द्वितीयक रूप से प्रसार करते हैं. इस प्रकार इस रोग का कवक जो है इंटरनली शीट बर्न होता है और संग्रह करके रखे गए बीजों में जो है लंबे समय तक जीवित रहता है. और इसके जो संतनन का मुख्य साधन जो है वो एम्ब्रियो इन्फेक्शन के द्वारा इसमें होता है. नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर, रोकथाम के उपाय. रोकथाम के उपाय जो है हम ये उपाय कर सकते हैं बाय कल्चरल मेथड्स. जो कर्षण विधियाँ होती हैं, खेती की जो विधियाँ होती है उसके द्वारा अपरूटिंग द डिजीज प्लांट, रोगग्रस्त पौधे को वहाँ से हटा दें. एंड सिलेक्शन ऑफ सीड, सर्टिफाइड सीड जो है उसको यूज़ करें. तो हम जो इस कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा भी रोग को कंट्रोल कर सकते हैं. सेकंड, फिजिकल मेथड, भौतिक विधियाँ इसके अंदर कौन कौन सी है. फिजिकल मेथड, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड सोलर ट्रीटमेंट, दो मुख्य इसकी विधियाँ हैं. हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बीजों को एक सामान्य तापमान के पानी में रखते हैं, सॉफ्ट भिगोते हैं 26 से 30 डिग्री तापमान पर 4 घंटे के लिए. और उससे क्या होगा कि 4 घंटे उस सामान्य तापमान में इसको भिगोए रखने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जो डोरमेंट माइसिलियम होगा इस बीजों का, वो जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा. और जैसे ही इसका माइसिलियम अंकुरित होता है तब हम क्या होता है सीड को जो है 52 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वाले पानी में इसको बीजों को रखेंगे. तो उससे क्या होगा कि ये डोरमेंट माइसिलियम इस टेम्परेचर पर नष्ट हो जाएगा. तो इस तरह से एक बार पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही वो डोरमेंट माइसिलियम एक्टिव हो जाएगा तब हम इसको जो है अधिक तापमान वाले पानी में रख करके और उसको नष्ट कर देंगे. तो इस तरह से हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसके डोरमेंट माइसिलियम को ख़त्म कर सकते हैं, इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड देन सोलर ट्रीटमेंट, फर्स्ट सीड सॉक्ड इन नॉर्मल टेम्परेचर, हम जो है सामान्य तापमान पर रखते हैं और उसके बाद में जो है उसको हम बीजों को 42 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इसको फैला देते हैं बीजों को, और उससे भी जो है इसका जो डोरमेंट माइसिलियम ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं केमिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग सिस्टेमिक फंजीसाइड्स. सिस्टेमिक फंजीसाइड्स प्लांट वैक्स और वीटावैक्स, इससे भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सीड ट्रीटमेंट करके डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है, प्रतिरोधी किस्में हैं, उस किस्मों को उपयोग करके, और प्रतिरोधी किस्मों में जैसे कल्याण 227, कल्याण सोना, WG 307, WG 451, मालविया गेहूँ, मालविया वीट 55, ये कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है. और इस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का उपयोग करके हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रतिरोधी किस्मों में इस रोग का प्रसार नहीं होता है. तो ये जो है हमारा लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज़ कंप्लीट हुआ. थैंक यू.